सर आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। मैं ज़रा जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि ये जो आरएसएस आइडियोलॉजी, इस पर बहुत बात होती है, बहुत जिक्र होता है, दुनिया भी समझती है इस मसले को, लेकिन बहुत डिटेल से इसके ऊपर कभी बात नहीं हो रही होती। ये आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, ये सिर्फ लोग नहीं समझ पाते कि शायद ये इंडो पाक का मसला नहीं है, ये इस रीजन के लिए एक बहुत डेंजरस इशू है। सो इसको ज़रा इलेबरेट करेंगे आप कि ये कैसे खित्ते के लिए और बाद में दुनिया के लिए भी डेंजरस है, ज़रा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, मैं इस पे बहुत मुख्तसर तरीके से, जो मुझे थोड़ी इसकी समझ है, मैं बहुत आम फहम तरीके से इसके बारे में बात करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब रेज हुआ? 1925 में इसने एक आइडियोलॉजी दी। वो आइडियोलॉजी क्या है? उन्होंने जो एक किताबचा लिखा, उसके ऊपर दुनिया क्या राय रखती है। इंडिया के अंदर बहुत सारे राय रखते हैं जो मस्बत राय नहीं रखते, खास तौर पे, ये तो सबको पता है। लेकिन बुनियादी तौर पे ये आइडियोलॉजी है क्या? देखिए, हमारे यहाँ बहुत एक्सटेंसिवली इस पे लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, हर जगह पे इस पे बात हो रही है। और बुनियादी तौर पे एक टर्म यूज की जाती है, हिंदुत्व। देखिए, हिंदुत्व का अगर आप बहुत मुख्तसर मतलब समझना चाहें तो इसका मतलब है राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। और उससे भी आसान अल्फाज में समझना चाहें तो वो है कि भारत हिंदुओं का घर है। अच्छा, भारत को आपको एक क्रेडिट देना चाहिए कि उनके स्टेट क्राफ्ट में एक बड़ी स्ट्रेंथ रही है कि वो पूरी दुनिया में जब कोई आइडियोलॉजी या जब कोई बहुत लंबी एम्बिशन की अपनी बात करते हैं तो वो एक या दो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। 1974 में जब उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारी न्यूक्लियर एम्बिशन है, ये उसको क्या नाम दिया उन्होंने? स्लीपिंग बुद्धा। तो वो स्लीपिंग बुद्धा दुनिया को ये एक बताने की जरूरत थी कि ये तो बहुत अमन की तरफ लेके जाएगा आगे सबको। एंड उसका एक सफर तवील हुआ और एंड पे क्या हुआ? अब कुछ साल, 1.5 साल पॉलिसी जो थी डिक्लेयर की हुई, नो फर्स्ट यूज की, उसको भी रिव्यू करना चाहिए। अपनी आइडियोलॉजी के अंदर, अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस के अंदर बड़े ही स्मार्ट तरीके से काफी देर छुपाए रखते हैं। अभी कौन नहीं जानता कि 1947 ऑनवर्ड जो पूरी दुनिया में वो अपना सर खड़ा करके कहते रहे नॉन अलाइनमेंट के बारे में, तो कौन नहीं जानता कि वो अलाइन थे और कहाँ थे? सबको पता है। अच्छा, अभी इसी तरह जो आरएसएस है, जब वो कहते हैं कि भारत हिंदुओं का घर है, तो बुनियादी तौर पे ये बहुत बुरी और बहुत बड़ी तकसीम को जन्म देता है। और उस तकसीम को मैं आगे जाकर थोड़ी बात करता हूँ, लेकिन उस तकसीम के ऊपर इंडिया के लोग भी बहुत नर्वस हैं, खित्ते के लोग भी बहुत नर्वस हैं। ई और आरएसएस एक ही चीज है। और बीजेपी खासतौर पे जो उनके बहुत सीनियर लीडर्स हैं सारे, वो तो उनके आइडियोलॉजी के पैरोकार हैं आरएसएस की। और आरएसएस उनको पिछले 11 साल में, जब से वो गवर्नमेंट में आए हैं, हर कुछ अरसे के गुजरने के बाद एक आइडियोलॉजी फिर देते हैं, एक ही या दो लफ्जों में फ्रेम करके, और बड़े अच्छे तरीके से उसमें जो एक्चुअल उनका इरादा होता है उसको छुपाए रखते हैं। मसलन शुगर कोटेड होता है पिछले 11 साल में उन्होंने क्या कहा कि भारत हिंदुओं का घर को मैनिफेस्ट करने के लिए पहले उन्होंने कहा कि अपने आइडियोलॉजी को फ्रेम किया एक लफ्ज में, और वो थी परोपकार। परोपकार या परोपकार का बुनियादी तौर पे मतलब क्या है? प्योर। तो दुनिया तो जो सुनेगा पहली दफा बड़ा अपील करेगा उसको कि ये तो अपने माशरे को बड़ा प्योर करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ उनका इरादा ये था कि हिंदुओं के अलावा जो भी लोग हैं, जब वो यहाँ से निकल जाएंगे या निकाल दिए जाएंगे, तो तब हिंदू राष्ट्र प्योर होगा। अच्छा, इसको जब थोड़ा आगे चले, जस्ट लाइक हिटलर, वो जो नाजीज थे, वो जो जेनोसाइड की रीजनिंग जो उनके पास थी, इज दैट द केस? जी जी। अच्छा, उसके बाद जब ये परोपकार अंदर भी उनके बहुत ज्यादा इस पे तनकीद होने लगी, तो उन्होंने इसको तब्दील किया बड़े ही सटल तरीके से और कहा नहीं, ये परिष्कार है। अभी ये जो परिष्कार है, इसका उन्होंने कहा, इसका जो बुनियादी मतलब है जो मुझे समझ आया है, वो है रिवॉर्ड, किसी को रिवॉर्ड करना, किसी को रिकग्नाइज करना। तो कहने वो बुनियादी तौर पे इसके अंदर उन्होंने छुपाया क्या हुआ था कि जो मिनॉरिटीज हैं, खास तौर पे मुस्लिम, बात सिर्फ मुसलमानों की किया जाता कि जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस को भी वो लंप करते हैं साहब, जो मुस्लिम्स हैं या मिनॉरिटीज हैं, वो अगर एक तरीकाकार हम वज़ा कर दें और उस तरीकाकार पे वो पूरे उतर जाएं,
तो फिर हम उनको रिवॉर्ड देंगे कि वो हमारे साथ रह सकते हैं। मीन्स कि आप हमारे साथ रह सकते हैं एक सेट ऑफ कंडीशंस को मीट करने के बाद। और वो सेट ऑफ कंडीशंस क्या दी उन्होंने, वो सारी दुनिया को पता है। उन्होंने कह दिया आपने पहले प्रूव करना है कि आप यहीं के बासी हैं, यहीं पैदा हुए थे, आपके फोर फादर्स भी यहीं पैदा हुए थे। और वो जो उनकी नेशनल रजिस्ट्री और वो सारा सब व्यूअर्स को पता है, तो मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। जी जी। जब ये दोबारा तीसरी दफा आए हैं तो आरएसएस ने पुरस्कार और परिष्कार को छोड़ के एक नई टर्म निकाल ली है, तिरस्कार, और जिसका बुनियादी मकसद है रिजेक्शन। तो अभी वो कहीं बाहर तो ये भी कह सकते हैं कि जी रिजेक्शन, तो हमने ये कहा था कि इसका मतलब है कि हम वायलेंस को रिजेक्ट करते हैं, हम लिंचिंग को रिजेक्ट करते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे था कि बस कुछ सोच लिया हमने, लेकिन हम रिजेक्ट करते हैं, ये हिंदुओं का ही घर होना चाहिए। अब ये है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी जो उनकी सियासत में, बीजेपी की सियासत में खास तौर पे इतना इन्फ्लुएंस पा चुकी है, इतना ज्यादा असर रखती है, इतना ज्यादा आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स हैं उनके लीडर्स की। मिसाल के तौर पर अब वो पूरी दुनिया को खिते में ये कहते फिर रहे हैं, दुनिया को भी और खिते में भी, जब इन्होंने अपनी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे वो मुरल बनाया अखंड भारत का, तो पाकिस्तान को छोड़ देना कुछ अरसा के लिए, क्या भूटान ने उसके ऊपर बड़ी स्ट्रांग पोजीशन नहीं ली थी? क्या नेपाल ने उस पर कोई पोजीशन नहीं ली? क्या बांग्लादेश ने, जब हसीना वाजिद थी जो उनकी बड़ी स्ट्रांग लाई थी, उन्होंने पोजीशन नहीं ली? क्या दुनिया ने उसके ऊपर कमेंट नहीं किया? तो सब ने उसके ऊपर एक पोजीशन ली थी। उन्होंने कहा नहीं, इसका तो आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है। चले मान लेते हैं इसे आरएसएस का कोई ताल्लुक नहीं है, ये आरएसएस की एम्बिशन नहीं है भारत हिंदू राष्ट्र की, जो आपने नक्शे के ऊपर अखंड भारत की शक्ल में दिखाई। तो आपने उसको इनागुरेट करने के लिए वो दिन क्यों चुना जो दामोदर सावरकर का जन्मदिन था? मतलब आप समझते हैं कि दुनिया में बेवकूफ हैं सब लोग, वो नहीं समझेंगे कि आप जो आरएसएस का फाउंडिंग फादर है उसके बर्थडे के ऊपर इस मोरल को इनागुरेट कर रहे हैं, तो इसका दुनिया को कोई समझ नहीं लगेगी। और फिर बहुत अहम लीडर जो बीजेपी के हैं उस दिन ये स्टेटमेंट्स देते हैं कि ले जी, जो एक देर पा ख्वाब था हमारा बहुत देर से, उसकी आज शुरुआत हो गई है अखंड भारत। राइट। तो इससे भी दुनिया कुछ नहीं समझेगी। तो ये मुख्तसर तौर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है और ये कर क्या रही है आगे जाके। ये उस इंडियन मुआशरे को बहुत बुरी तरह तकसीम कर रही है। बुनियादी तौर पे स्टेट्समैन का जो गवर्नमेंट होती है, सारे शहरियों को बराबर के हकूक दे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।